दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है द गेम। यह एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे डेविड फिंचर ने डायरेक्ट किया है। यह मूवी एक बेहद अमीर इन्वेस्टमेंट बैंकर की कहानी बताती है जिसे उसके भाई की तरफ से जन्मदिन पर एक सरप्राइज गिफ्ट मिलता है और वो गिफ्ट होता है एक ऐसे गेम में हिस्सा लेने का मौका जो अजीब तरीकों से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में घुलने मिलने लगता है। जैसे जैसे खेल और उसकी असल जिंदगी आपस में मेल खाने लगती हैं, तब एक बड़ी साजिश का पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी द गेम। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं निकोलस वैन ऑर्टन को, जो कि सैन फ्रांसिस्को का एक बेहद अमीर और सफल इन्वेस्टमेंट बैंकर होता है। उसके पास वह सब कुछ होता है जिसकी हर इंसान को ख्वाहिश होती है, जैसे पैसा, ताकत, इज्जत। लेकिन उसकी ज़िंदगी में बस एक ही चीज़ की कमी है और वह है सुकून। निकोलस स्वभाव से एक घमंडी और अकेला रहने वाला इंसान है। उसकी अपनी पत्नी उससे अलग हो चुकी है और अपने छोटे भाई कॉनरेड से भी उसका रिश्ता ठीक नहीं है। लेकिन उसके अंदर सबसे गहरा घाव है उसके पिता की मौत का। उसने अपनी आंखों से देखा था कि उसके पिता ने अपने 48वें जन्मदिन पर अपने घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। अब जब निकोलस खुद 48 साल का होने वाला है तो अतीत की यह घटना फिर से उसकी यादों में जिंदा हो जाती है। उसका छोटा भाई कॉनरेड, जिसे कि काफी सालों से उसकी मुलाकात नहीं हुई है, अचानक उसके जन्मदिन पर उससे मिलने आता है। वह उसे एक अजीब सा तोहफा देता है, सीआरएस नाम की कंपनी द्वारा दिया गया एक गेम का वाउचर। कॉनरेड निकोलस से वादा करता है कि यह खेल उसकी जिंदगी बदल देगा। निकोलस पहले तो इसे एक मजाक समझता है, उसे यह सब अजीब लगता है, लेकिन क्लब के कुछ मेंबर्स की बातें सुनने के बाद, जो पहले इस गेम को खेल चुके होते हैं, वह अपना मन बदलता है और जिज्ञासा में वह सीआरएस के ऑफिस जाता है। वहाँ पर निकोलस फाइन गोल्ड नाम के एक सीआरएस एजेंट से मिलता है। निकोलस उसे अपना गेम वाउचर दिखाता है और तब फाइन गोल्ड उसे कुछ फॉर्म भरने के लिए देता है जिसमें बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चंस लिखे होते हैं। उसके बाद निकोलस के कुछ साइकोलॉजिकल और फिजिकल टेस्ट होते हैं। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद उसे वेट करने के लिए कहा जाता है। काफ़ी लंबे टाइम तक इंतज़ार करने के बाद निकोलस को बताया जाता है कि वो टेस्ट में फेल हो गया है और उसका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। यह सुनने के बाद निकोलस काफ़ी इरिटेट हो जाता है और वापस घर आ जाता है, लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे अपने घर के सामने एक लकड़ी का जोकर मिलता है, जिसे वह उठाकर घर के अंदर ले जाता है और उसे एक कुर्सी पर रख देता है। तब वह न्यूज़ देखने के लिए टीवी ऑन करता है और जब वह ध्यान से पुतले को देखता है तो उसे उसके मुंह से एक कपड़ा निकला हुआ दिखता है और जब वह उस कपड़े को खींचता है तो उसके साथ एक चाबी बंधी हुई मिलती है जिस पर सीआरएस लिखा होता है। और जब वह उस पुतले का मुंह खोलने की कोशिश करता है तो पीछे से टीवी एंकर उसका नाम पुकारता है। जब निकोलस पीछे मुड़कर देखता है तब उसे पता चलता है कि जो आदमी कुछ समय पहले न्यूज़ बोल रहा था वो अब उससे बातें कर रहा है। वह आदमी बताता है कि उस जोकर की आंख में एक कैमरा लगा है और उस पर हर समय नजर रखी जा रही है। वह निकोलस को एक हॉटलाइन नंबर देता है और कहता है कि इस नंबर को केवल इमरजेंसी में ही यूज करना। आगे वह निकोलस को गेम के रूल्स बताता है और ये कहता है कि यह जो चाबी तुम्हें मिली है, ऐसी और भी चाबियां आगे तुम्हें गेम में मिलेंगी। इन्हें कब, कहां और कैसे यूज करना है वह उसे खुद पता लगाना होगा। और लास्ट में वह आदमी कहता है इस गेम का मकसद समझना ही गेम का मिशन है। और तब टीवी पर पहले जैसे न्यूज चलनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद निकोलस घर को अच्छी तरह लॉक करके सोने चले जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि निकोलस को एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो उसे हर जगह अजीब बातें दिखाई देने लगती हैं। लोग उसे ऐसे घूरते हैं जैसे उन्हें उसके बारे में कोई राज पता हो। उसकी जेब में पड़ा सीआरएस का पेन उसकी शर्ट खराब कर देता है। उसे हर जगह जोकर के आकार की चीजें दिखने लगती हैं। मीटिंग करने के लिए वह एंसन नाम के एक आदमी से मिलता है। उसे एक बिजनेस डील के लिए कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं, लेकिन वह अपना ब्रीफकेस नहीं खो पाता और एक बड़ा बिजनेस डील उसके हाथ से निकल जाता है। आखिर में वह सीआरएस की चाबी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी काम नहीं करती। दिन के अंत में वह डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां उसकी मुलाकात क्रिस्टीन नाम की एक वेटरेस से होती है। गलती से क्रिस्टीन उसके ऊपर वाइन गिरा देती है और जो रेस्टोरेंट का मालिक होता है वो क्रिस्टीन को निकोलस से माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस्टीन मना कर देती है और तब बॉस उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है। जब खाने का बिल आता है तो उसके साथ निकोलस को एक कागज मिलता है जिस पर लिखा होता है उसे जाने मत देना। यह पढ़कर वह तुरंत बाहर भागता है और क्रिस्टीन को ढूंढता है। तभी बाहर एक अंधेरी गली में निकोलस को एक बीमार आदमी मिलता है जो मदद मांग रहा होता है। इतने में क्रिस्टीन वहां आती है और कहती है कि उसे अस्पताल ले जाना होगा। जब वे दोनों उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं तो अचानक हॉस्पिटल की पार्किंग में सारी लाइटें बुझ जाती हैं और फिर अपने आप जल उठती हैं। निकोलस समझ जाता है कि यह भी गेम का ही हिस्सा है। जब वह ऊपर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करता है तो उससे पता चलता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है और तब वह सीआरएस की चाबी से उस लिफ्ट को ठीक करता है। बाहर निकलने पर उसे पता चलता है कि वे सीआरएस की बिल्डिंग में ही हैं
और जब वे ऑफिस में घुसने की कोशिश करते हैं तो अचानक अलार्म बज जाता है और दोनों को वहां से भागना पड़ता है। निकोलस क्रिस्टीन को अपने मेंशन ले जाता है। वहां पर क्रिस्टीन उसे बताती है कि किसी ने $100 देकर उस पर वाइन गिराने को कहा था, लेकिन उसने उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देखा। अगली सुबह निकोलस को पता चलता है कि उसका क्रेडिट कार्ड किसी होटल में छूट गया है, जबकि वह कभी उस होटल में ठहरा ही नहीं। जब वह अपना क्रेडिट कार्ड लेने उस होटल जाता है तो वहाँ का स्टाफ उसे पहचानता है, जो निकोलस को काफी अजीब लगता है। होटल का स्टाफ उसे उस कमरे में ले जाता है जहाँ पर वो पिछली रात ठहरा था। वहाँ पर निकोलस देखता है कि उसका ब्रीफकेस वहाँ पर खुला पड़ा है और कुछ अश्लील फोटो पूरे कमरे में बिखरे पड़े हैं। वह घबराकर अपने ऑफिस जाता है और अपने वकील सैम से सीआरएस के बारे में सब कुछ पता लगाने को कहता है। रात को जब निकोलस घर लौटता है तो वह देखता है कि उसके मेंशन की दीवारों पर स्प्रे पेंट किया गया है। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जब वह दरवाजा खोलता है तो उसका भाई कॉनरेड सामने खड़ा होता है। वह भी डरा हुआ है और कहता है कि सीआरएस से पीछा छुड़ाने के लिए उसने बहुत सारे पैसे दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अब सीआरएस के लोग उसके पीछे पड़े हैं। कॉनरेड उसे बताता है कि सीआरएस के लोग किसी भी टाइम यहाँ पहुँचते होंगे। यह सुनने के बाद निकोलस कॉनरेड के साथ वहाँ से कार में बैठकर निकल जाता है। रास्ते में कार का टायर पंचर हो जाता है। कॉनरेड को कार में बहुत सारी चाबियां मिलती हैं जिन पर सीआरएस लिखा हुआ होता है। कॉनरेड को शक होता है कि निकोलस भी सीआरएस से मिला हुआ है, तो वह वहाँ से भाग जाता है। निकोलस कॉनरेड के पीछे जाता है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। तब निकोलस वहाँ से जाने के लिए एक टैक्सी में बैठता है। टैक्सी ड्राइवर भी सीआरएस का हिस्सा निकलता है और वह कार को नदी में गिरा देता है। पानी में डूबती कार से निकलने के लिए निकोलस एक ग्लास ब्रेकिंग टूल का इस्तेमाल करता है और किसी तरह बच निकलता है। तब वह क्रिस्टीन से मिलने उसके घर पहुँचता है। क्रिस्टीन के घर को देखकर उसे शक होता है क्योंकि वहाँ रखी किताबें नकली होती हैं, नल खराब पड़ा है, टेबल लैंप पर प्राइस टैग लगा है। सब कुछ एक फिल्म के सेट जैसा लगता है। तभी सीआरएस के लोग उन पर गोली चलाते हैं और दोनों वहां से भाग निकलते हैं। रास्ते में क्रिस्टीन बताती है कि सीआरएस ने उसके पर्सनैलिटी टेस्ट से उसके पासवर्ड पता कर लिए और उसका सारा पैसा किसी विदेशी खाते में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जब निकोलस बैलेंस चेक करता है तो उसका सारा पैसा वहीं होता है। उसे समझ आ जाता है कि वह झूठ बोल रही है। निकोलस क्रिस्टीन को लेकर अपने पुराने घर पहुंचता है। वहां पर क्रिस्टीन उसे पीने के लिए एक ड्रिंक देती है, जिसे पीकर निकोलस बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब निकोलस को होश आता है तो वह खुद को मेक्सिको के कब्रिस्तान में जिंदा दफन पाता है। बिना पासपोर्ट और पैसे के वह किसी तरह सैन फ्रांसिस्को वापस लौटता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसका मेंशन अब नीलाम होने वाला है। तब वह अपनी एक्स वाइफ एलिजाबेथ को फोन करता है और उससे माफी मांगता है। तभी अचानक उसे टीवी के विज्ञापन में जिम नाम का सीआरएस कर्मचारी दिखता है। वह उसे पकड़कर असली सीआरएस ऑफिस पहुंचता है और उसे वहां कई जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं, जिनसे पिछले कुछ दिनों में निकोलस उनसे मिल चुका होता है। और तब वह सच जानने के लिए क्रिस्टीन को बंदूक बनाकर छत पर ले जाता है। तब क्रिस्टीन उसे बताती है कि यह सब उसके भाई कॉनरेड के द्वारा बनाया हुआ एक गेम था। उसका पैसा सेफ है और उसके दोस्त और उसके फैमिली मेंबर्स उसे सरप्राइज देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तभी दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है और क्रिस्टीन उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन निकोलस अब किसी पर भरोसा नहीं करता। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है वह गोली चला देता है और सामने कॉनरेड शैंपेन की बोतल लिए खड़ा था। गोली कॉनरेड को लग जाती है और अपने भाई को ज़मीन पर गिरते हुए देखकर निकोलस टूट जाता है और छत से कूद जाता है। वह कांच की छत तोड़कर नीचे गिरता है, लेकिन नीचे एक विशाल एयरबैग लगा होता है। इमरजेंसी टीम उसे उठाती है और जब वह होश में आता है तो खुद को एक वॉल रूम में पाता है, जहां उसके दोस्त, परिवार और गेम के सभी लोग मौजूद हैं, यहाँ तक कि कॉनरेड भी जिंदा है। असल में जोकर दिखने वाले दिन से लेकर अब तक जो कुछ हुआ सब एक प्री प्लान गेम का हिस्सा था। कॉनरेड ने यह सब अपने भाई को लाइफ का इम्पोर्टेंस समझाने के लिए किया था। इस सदमे के बाद निकोलस रो पड़ता है और पार्टी में शामिल हो जाता है। अंत में वह क्रिस्टीन, जिसका असली नाम क्लेयर है, को टैक्सी तक छोड़ने जाता है। वह उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन क्रिस्टीन मना कर देती है क्योंकि उसे अगले गेम असाइनमेंट के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। तब वह निकोलस को एयरपोर्ट पर कॉफ़ी के लिए मिलने का ऑफर देती है और कहानी यही उम्मीद के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, फिल्म हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि कभी कभी ज़िंदगी की असली कीमत समझने के लिए हमें सब कुछ खो देने का डर महसूस करना पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।